हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा शेड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास। आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका लगातार नोट्स का क्लास चल रहा है। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है दोस्तों, पूरे सिलेबस का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए और वहाँ से आप लोग अपना नोट्स बनाइए। ओके दोस्तों, क्योंकि इस बार का लक्ष्य है 50 में 50। तो आप लोग एक बार अपना बुक और अपना पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे हूबहू क्वेश्चंस आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला हेडिंग। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपका पहला है कि मौर्य सम्राट की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पूछेगा आपके एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको लिखना होगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त का पोता कौन था। चंद्रगुप्त का पोता कौन था? अशोक। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त का पोता अशोक इस वंश का प्रतापी राजा बना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चंस आपके ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूछेगा कि आपसे कि चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य आपके एक ही हैं। तो आपके यहाँ पर गुरु से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और दो पुस्तकें ऐसी हैं, सबसे मशहूर पुस्तक हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेगस्थनीज किसका है? इंडिका का है। और कौटिल्य दोस्तों किसका है? ठीक है, अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य जी ने। और इंडिका था पुस्तक मेगस्थनीज का। ठीक है, ये दोनों बुक आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये बुक आपके दोनों अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है शासनकाल के बारे में। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे आपका है कि इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। पहला आपका है केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन, उसके बाद स्थानीय। ठीक है, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, ये आपके यहाँ पर 3 शासन को अलग अलग विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक यहाँ पे आपका है चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों उसका पुत्र बिंदुसार, ठीक है, मगध के सिंहासन पर बैठ गया था। ये भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जहां पर आपके चंद्रगुप्त अशोक से क्वेश्चन बनेंगे आपको इन चीजों को उसमें ऐड करना पड़ेगा। अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था दोस्तों? अशोक आपका बिंदुसार का पुत्र था। अभी हम आपको एक ही लाइन में हर चीज समझाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका है कि अशोक के माता का क्या नाम था? अशोक की माता चंपा। ठीक है, अशोक के माता का नाम चंपा था। और ये निवासी कहाँ की थी दोस्तों? निवासी एक ब्राह्मण कन्या की थी जिसका नाम था धम्पा। ठीक है दोस्तों, अशोक की माता चंपा निवासी एक ब्राह्मण कन्या थी जिनका नाम था धम्मा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आगे है कि अशोक की पहली पत्नी। देखिए दोस्तों, वैसे तो अशोक की बहुत सी पत्नियां थीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अशोक की पहली पत्नी देवी थी और देवी के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। ठीक है, और संघमित्रा महेंद्र था, संघमित्रा था। और जो इनकी दूसरी पत्नी थी वे थे आपकी पद्मावती। ठीक है, पद्मावती थी और उनके पुत्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के बारे में चर्चा होता रहता है। ठीक है, और जो दोस्तों इनकी अनेक पत्नियां थीं उनके बारे में उतना चर्चा नहीं होता।
जैसे यहाँ पे आपका है कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था। चंद्रगुप्त का बेटा था आपका बिंदुसार। उसके बाद इसका तो बिंदुसार का कौन था, अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त का पोता कौन था, अशोक था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज और नोट करिए, अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। ठीक है, प्रचारक थे अशोक जी बौद्ध धर्म के। अशोक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अशोक की राजधानी कहाँ थी, अशोक की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र आपका हो जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे आपका है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक दोस्तों कौन था, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको इन चीज़ों को नोट करना होगा। ठीक है, आप कहीं पर लिखिए, लेकिन हाँ आपको इसको नोट करना होगा। देखिए, प्रथम बौद्ध सभा, ठीक है, अजाद शत्रु के समय था। द्वितीय बौद्ध सभा था कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध सभा था अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध सभा था आपका कनिष्ठ के समय। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ये आपकी चारों बौद्ध सभा यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौर्य काल के समय मूर्ति कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे हैं। मौर्य काल के समय मूर्ति कला की बात करें तो दो प्रमुख केंद्र आपकी कौन कौन से थे, आपके हो जाएंगे मथुरा एवं गंधार। ठीक है, ये आपके प्रमुख केंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गुप्त काल। गुप्त काल की बात करें दोस्तों, गुप्त काल में स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, गुप्त काल को कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेगा कि गुप्त काल को कौन सा युग कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। या फिर ऐसा बन सकता है कि स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, आपका हो जाएगा गुप्त काल। यानी एक प्रश्न में आपके दो प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश का पहला राजा कौन था, श्री गुप्त। ठीक है, उसके बाद दोस्तों घटोत्कच राजा बना था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य आपके दोनों एक ही हैं। आप लोग यहाँ पर मत फंसिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य दोनों ये आपके एक ही हैं। और अगर हम और नीचे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। अगर समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनेगा आपको तो लिखना होगा कि समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, रामगुप्त। दोस्तों क्या नाम था, रामगुप्त नाम था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त सिंहासन पर बैठ गया था। रामगुप्त एक दुर्बल शासक था। ठीक है दोस्तों, वह बहुत डरपोक कमजोर था। सिंहासन पर बैठते ही शकों ने उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रामगुप्त को हार कर उसे कैद कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, हरा कर उसे कैद कर लिया गया। उसके बाद उसकी पत्नी ध्रुव देवी, अब यहाँ देखिए रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था, रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, ध्रुव देवी को भी कैद कर लिया गया। और कुछ समय बाद ध्रुव देवी ने रामगुप्त को छोड़कर, देखिए दोस्तों, ध्रुव देवी ने रामगुप्त को छोड़कर अपने देवर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया था। कुछ दिन बाद चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को मारकर वह स्वयं से राजा बन गया था। तो दोस्तों ये थी आपकी चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य की कहानी। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज पूरा दोस्तों जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा उसको हम यहाँ पर आपको नहीं लिखाएंगे, नहीं बताएंगे। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही चीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फालतू आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और लिखना भी आपको होता है, तो आप कम लिखकर भी अधिक नंबर पा सकते हो।
यहाँ पे आपका है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। आपको पता ही है गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आपका पहला है महान सम्राट का युग है। ठीक है, क्यों है पूछेगा आपसे कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों है। आपको लिखना होगा कि यहाँ दोस्तों उस समय, ठीक है, उस गुप्त काल में महान सम्राट का युग था, यानी उस टाइम पर महान सम्राट भी थे और राष्ट्रीय एकता भी था। ठीक है, व्यापार भी था अच्छा खासा, विकास शिक्षा भी था, और यहाँ पे आपका साहित्य। ठीक है, आपका सम्राट, राष्ट्रीय एकता, व्यापार, शिक्षा और साहित्य, ये यहाँ पे आपको 5 चीज देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महाकवि कालिदास इसी युग के थे। महाकवि कालिदास इसी युग के थे। और दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचनाएं भी आपसे पूछ लेंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ठीक है 4 रचनाएं मिल जाएंगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें आपका शकुंतलम। ठीक है दोस्तों, शकुंतलम रचनाएं अधिक आती हैं कि आखिर यह किसका है, तो यह है आपका ठीक है कालिदास का। मेघदूतम भी कहीं कहीं आता है, रघुवंशम भी दोस्तों कहीं कहीं आता है, ठीक है, कहीं कहीं अभिज्ञान भी आता है। ये आपके चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अभिज्ञान, शकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम और रघुवंशम। ये आपके चारों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि गुप्त सम्राट के पतन के कारण, यानी गुप्त सम्राट का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें आपको अयोग्य और निर्बल उच्चाधिकारी देखने को मिल जाएंगे। बाह्य आक्रमण था, उसके बाद तो आंतरिक आक्रमण, ठीक है, यानी बाहर से और अंदर से दोनों लोगों ने मिलकर गुप्त काल को खत्म कर दिया। आर्थिक कठिनाई भी आ गई थी आक्रमण से, और कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक नीति भी आ गई थी, सैनिक की दुर्बलता भी आ गई थी। जब दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक, ठीक है, उसमें जब आर्थिक समस्याएं आएंगी तो सैनिक दुर्बलता जाहिर सी बात है तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं राजपूतों का उदय। राजपूतों का उदय की बात करते हैं तो राजपूत यहाँ पे आपके हो जाएंगे संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका सेकंड है। दिल्ली में कौन था, दिल्ली में थे आपके तोमर वंश। अजमेर में आपके चौहान वंश थे। कन्नौज में आपके राठौर वंश थे। ठीक है, बिहार में आपके थे पाल वंश, और बंगाल में आपके थे सेन वंश। ठीक है, मालवा में दोस्तों आपका कौन सा था, परमार वंश के शासन था। तो ये सब आपके यहाँ पर राजपूत हैं। और अभी यहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिल जाएगा। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में आपका चंदेल राजपूत था। उसके बाद मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर राजा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप, ठीक है दोस्तों, इन्हीं 2 वंश थे मेवाड़ में। और कुछ मंदिरें भी आपके एग्जाम में आ जाती हैं। भुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। पुरी में आपका जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क में आपका सूर्य मंदिर है। इसमें आपका दोस्तों तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीनों में से आपका एक मंदिर का नाम जरूर पूछा जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है अरब में इस्लाम धर्म का उदय। अरब में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार अल्लाह अर्थ यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसे नमाज कहते हैं। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जो मुसलमान भाई हैं वो लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, वही सच्चे इस्लाम माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के भाग दौड़ जिंदगी में, आपके आज के रोजगार की जिंदगी में 5 टाइम नमाज कोई नहीं पढ़ पाता। लेकिन दोस्तों 1 बार 2 बार तो पढ़ना बनता ही है। उसके बाद मस्जिद में किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती है, केवल एक बड़ा आंगन होता है जिसमें जिसमें दोस्तों काबा, ठीक है, यानी पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा किया जाता है, यानी नमाज पढ़ा जाता है। और इनके 5 सिद्धांत भी हैं। पूछेगा आपसे कि अरब की इस्लाम धर्म में कितने सिद्धांत हैं, आपको लिखना होगा कि उसमें आपका 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, आपके 5 सिद्धांत हैं। और ये आपको यहाँ पर 5 सिद्धांत देखने को मिल रहे हैं।
कलमा दोस्तों, ठीक है, पहला आपका है कलमा, आपका फर्स्ट सिद्धांत है कलमा। अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। कलमा में ये सिद्धांत बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है नमाज। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। और रमजान, रमजान में व्रत रखना, ठीक है, यानी रोजा रखना। और जक़ात दोस्तों, जक़ात क्या होता है? जक़ात होता है, ठीक है, दान देना, गरीबों को अपनी आय का 2.5% दान देना। हज, पूरे जीवन में हर एक मुसलमान को, हर एक इस्लाम को मक्का का तीर्थ यात्रा करना चाहिए। जस्ट यहाँ पे आपका है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ये भी आज पूछेगा। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था। उनकी बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम था फातिमा। और दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ें आपको जरूर नोट करना चाहिए। अजमेर में कौन था? दोस्तों अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। पंजाब में आपके थे बाबा फरीद। दिल्ली में आपके थे निजामुद्दीन औलिया। ये सब आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सल्तनत काल में राजा को सर्वोच्च अधिकारी यानी सुल्तान कहा जाते थे। ठीक है, यानी दोस्तों जो पहले के उच्च अधिकारी थे उन्हें सुल्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये सब आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा दास या गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जी आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, सन 1206 में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात उनका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक बन गया था। दिल्ली में दोस्तों कौन था? दिल्ली में क्या है, ठीक है, देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सन 1210 में पोलो, ठीक है, यानी आपका चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? जब वो घोड़े से खेल रहे थे। ठीक है दोस्तों, जब वो घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मलिक सरहद और पंजाब के मुसलमानों को एक सम्मानजनक उपाधि है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मलिक आ जाएगा। और इक्का यहाँ पर बात कर लें कि प्रांतों को इक्का कहते हैं। इक्का किसे कहते हैं? प्रांतों को इक्का कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मंगोल जाति, मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्र में रहने वाले को मंगोल जाति कहते हैं। मंगोल जाति कहाँ रहते हैं? मंगोल जाति किसे कहते हैं? मंगोल जाति कहाँ मिलते हैं? ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको लिखना होगा। मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्र में रहने वाली जाति, ठीक है दोस्तों, वे आपके मंगोल जाति कहलाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई तथा घोड़े पर दाग लगाने का व्यवस्था भी किया गया। पूछेगा आपसे कि सैनिकों को नगद वेतन और घोड़े पर दाग लगाने वाला व्यवस्था किसका था? आपको लिखना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम में। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग देखें और सब लोग समझें और सब लोग आगे बढ़ें। उलेमा, यहाँ पे आपका नष्ट है उलेमा। ठीक है, धर्मगुरु या धर्माधिकारी होते हैं उलेमा। खजान यानी लगान। ठीक है, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर, उसे आपको लगान कहा जाएगा। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी टैक्स देते हैं तो ही पहले का क्या था कि खेती करो और लगान दो। जैसे यहाँ पे आपका है कि घोड़े पर दाग, घोड़े पे दाग लगाने का क्या कारण था? घोड़े की संख्या एवं पहचान के लिए उनकी पीठ पर
दाग लगाने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी। पहले क्या था कि कोई किसी का भी घोड़ा ले ले और लेकर चल दे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था कि बाद में फिर थोड़ा सा चेंज हुआ कि अपने अपने घोड़े को लेकर जाओ, इसीलिए घोड़े की पहचान के लिए, घोड़े की संख्या गिनने के लिए उस पर दाग लगाना पड़ा। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा रखना, वह आपका हुलिया के अंतर्गत आएगा। बहुत इजी प्रश्न था, इसमें आपका कुछ भी नहीं था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन ने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है दोस्तों, देखिए तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन के पुत्र कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक है। गयासुद्दीन के पुत्र कौन थे? आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। यानी प्रश्न 1 और उत्तर 2 आपका। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है अशोक स्तंभ की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक स्तंभ की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक स्तंभ के ब्राह्मणी लिपि को। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा यमुना को दोआब कहते हैं। टकसाल, यहाँ पे आपको एक हेडिंग और मिल रहा है। ठीक है, टकसाल। टकसाल आपका क्या होता है? वह स्थान जहाँ मुद्रा डाली जाती है। ओके दोस्तों, वह स्थान जहाँ पे मुद्रा ढाली जाती है वह आपका टकसाल कहलाएगा। सांकेतिक मुद्रा आपका क्या है? तांबे एवं पीतल की मिश्रण धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के बराबर होता है उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। दीवाने खैरात क्या होता है? जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग है। ठीक है, दीवाने खैरात जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि विजयनगर की स्थापना का श्रेय हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों के नाम पर जाता है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, ये अलग अलग दो भाई हैं। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? हरिहर था। ठीक है दोस्तों, हरिहर प्रथम विजयनगर का प्रथम शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और जस्ट यहाँ पे आपका है बहलोल लोदी के बाद उसके पुत्र सिकंदर लोदी वंश का राजा बन गया था। पूछेगा आपसे कि बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का शासक कौन बना? तो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, सिकंदर लोदी ने एक प्रमाणित गज यानी माप का पैमाना चलाया था। वह 30 इंच का था, जिसे सिकंदर गज के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, गांव के समूह को क्या कहते हैं? पूछेगा आपसे कि गांव के समूह को क्या कहते हैं। आपको लिखना होगा कि गांव के समूह को परगना कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव के समूह को परगना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, ठीक है, जीतल। सल्तनत काल की प्राचीन तांबे का सिक्का, उसे कहते हैं जीतल। आयात क्या होता है? बाहर के क्षेत्रों से बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगवाना, वह आपका आयात के अंतर्गत आता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि निर्यात, अपने देश से बनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, वह आपको हो जाएगा निर्यात। दोस्तों, किसी अन्य देशों की वस्तुओं को खरीदना आयात कहते हैं। अपने देश की वस्तुओं को बेचना, वह आपका निर्यात के अंतर्गत आएगा। यानी आयात और निर्यात, वस्तुओं को लेन करना और लेन करना। तो यहाँ पे आपका सूफी, ईश्वर की भक्ति, उपासना एवं व्यक्तिगत प्रेम भावना पर आधारित बल देने वाले मुसलमान को संत कहते हैं। यानी सूफी संत कहते हैं। आपने सुना होगा सूफी संत। दोस्तों, यहाँ पे आपका है पीर। सूफी संप्रदाय के धर्म के उपदेशक को पीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम पीर कहते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ठीक है,
और आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर हमसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो। अगर कोई भी प्रश्न आपकी समझ में ना आए तुरंत आप कमेंट करिए या फिर आप व्हाट्सएप करिए। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।